इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है, आस्था का संगम, जहां पवित्र माघ मेला चल रहा था। संतों के शिविर, अनुष्ठानों की ध्वनि, मंत्रोच्चार और श्रद्धालुओं की भीड़, वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक। एक कहानी के अनुसार इसी माहौल के बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर में दो लड़के पहुंचे और वहां उनके साथ यौन शोषण किया गया। इस कहानी के आधार पर शंकराचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। लेकिन मुकदमा दर्ज करवाने वाला कौन है? स्वयं कई आपराधिक मामलों में नामजद एक तथाकथित संत। उस पर 21 मुकदमे दर्ज हैं। 21, कुछ 27 बता रहे हैं। इस वीडियो में हम परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच क्या है, आरोपों की कानूनी स्थिति क्या है, मुकदमा दर्ज कराने वाले व्यक्ति का आपराधिक इतिहास क्या कहता है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति शंकराचार्य का मामला है या व्यापक राजनीतिक संकेत? वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि कहानी सिर्फ एक मुकदमे की नहीं है, यह उस बदलते राजनीतिक परिदृश्य की भी कहानी है जहां टकराव की रेखाएं अब नए दायरे छूती दिखाई दे रही हैं। नमस्कार, बात बोलेगी पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। दोस्तों, ये मंच किसी बड़े कारपोरेट का नहीं है, न ही किसी सत्ता का समर्थक है। यह सिर्फ एक कोशिश है आप तक सच पहुंचाने की। घोर आर्थिक संकट के बावजूद और बिना संसाधनों के हम इसे चला रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं आज के दौर में सच सबसे बड़े संकट में है। लेकिन यह आवाज तभी जिंदा रहेगी जब आप साथ में खड़े होंगे। अगर आपको लगता है कि सवाल पूछते रहना जरूरी है, तो कृपया अपने आर्थिक सहयोग से इस कोशिश को टूटने मत दीजिए। आपका छोटा सा सहयोग सिर्फ मदद नहीं, सच के साथ खड़े होने का साहस है। चलिए विषय पर आते हैं। हिंदू धर्म के 4 प्रमुख मठों में से एक है उत्तराखंड में स्थित ज्योतिर्मठ, जोशीमठ। यह पीठ सदियों से आध्यात्मिक परंपरा और वैदिक विचारधारा का केंद्र रहा है। यही वह पीठ है जहां से सनातन परंपरा की आवाज देश भर में गूंजती है। वर्तमान में इस पीठ के शंकराचार्य हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। वे पिछले कुछ समय से लगातार अपने बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। गौहत्या जैसे संवेदनशील मुद्दे पर उनका स्पष्ट और मुखर रुख सत्ता के गलियारों में असहजता पैदा करता रहा है। कई मौकों पर शंकराचार्य और सरकार के बीच तीखी तकरार खुलकर सामने आई है। ऐसे माहौल में यह आशंका तो थी कि टकराव का कोई राजनीतिक परिणाम निकलेगा, लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। शंकराचार्य पर बाल यौन शोषण जैसा गंभीर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और मुकदमा दर्ज किसने करवाया? एक हिस्ट्री सीटर ने, कुख्यात अपराधी ने। सबसे पहले जरा उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि समझ लेते हैं जिसने यह मुकदमा दर्ज करवाया है या जिसे करवाया गया है। नाम है आशुतोष पांडे, जो अब खुद को आशुतोष ब्रह्मचारी कहलवाता है। बताया जाता है कि कुछ वर्ष पहले उसने राम भद्राचार्य से दीक्षा ली थी। राम भद्राचार्य एक ऐसा नाम जो अक्सर अपने बयानों के कारण चर्चा में रहता है। मोदी और योगी के परम समर्थक और कई दूसरी ब्राह्मण जातियों तक को नीच कहने वाले राम भद्राचार्य सरकारी संत कहलाते हैं। अब आते हैं आशुतोष पांडे पे। सार्वजनिक जानकारी के अनुसार उन पर 21 या 27 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें एक मामला गौ हत्या से जुड़ा हुआ भी बताया जाता है। यह तथ्य अपने आप में सवाल खड़े करता है, क्योंकि जिस व्यक्ति पर स्वयं ऐसे गंभीर आरोप हों, वह जब किसी अन्य पर आरोप लगाता है तो स्वाभाविक है कि उसके उद्देश्य और पृष्ठभूमि पर चर्चा शुरू हो जाती है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए एक और महत्वपूर्ण संदर्भ है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और राम भद्राचार्य के बीच वैचारिक टकराव जग जाहिर है। दोनों के मतभेद नए नहीं है।
वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद गौवध रोकने के मुद्दे पर लगातार मुखर रहे हैं और इस विषय को उन्होंने अपने सार्वजनिक अभियानों का प्रमुख हिस्सा भी बनाया है। ऐसे में जब रामभद्राचार्य के एक चेले द्वारा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाता है तो यह महज एक कानूनी घटना नहीं रह जाती, यह वैचारिक, धार्मिक और राजनीतिक समीकरणों की जटिल परतों से जुड़ा मामला बन जाता है। और ऐसा मामला बन जाता है जब राजनीति धर्म में हस्तक्षेप करने लगती है और हद से भी ज्यादा हस्तक्षेप करने लगती है। यह सवाल सिर्फ आरोपों का नहीं, बल्कि आरोप लगाने वाले और जिनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं उनके आपसी संबंधों और पृष्ठभूमि का भी है, और पीछे कौन कौन लोग खड़े हैं उसका भी सवाल है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आशुतोष पांडे शामली के कांधला थाने का हिस्ट्री सीटर है, जिसमें उसका नाम अश्वनी सिंह उर्फ आशुतोष पांडे है। पिता का नाम राजेंद्र सिंह है। उस पर 27 मुकदमे दर्ज हैं, जो कि शामली, गोंडा, मुजफ्फरनगर और लखनऊ जैसे जिलों से जुड़े हुए हैं। उस पर गौमांस के व्यापार का मुकदमा भी दर्ज है, जिसमें वो जेल भी गया था। गोंडा के एसपी नवनीत राणा ने, उस समय के एसपी ने स्टिंग ऑपरेशन करके उसे पकड़कर जेल भेजा था। एक विधवा के साथ आशुतोष, विनीत शर्मा और शुभम ने गैंगरेप किया था। उसके खिलाफ लखनऊ के हुसैनगंज थाने में सरकारी नौकरी का झांसा देकर 3,30,000 रुपए की ठगी का केस भी दर्ज है। जेल में रहकर फर्जी ट्रांसफर करने और जज के नकली साइन करने का केस भी आशुतोष पांडे पर दर्ज है। उस पर जमीन अपने नाम करने का भी मामला है। जिस मंदिर का वह खुद को महंत बताता है वह वैश्य समाज का था। बताते हैं कि कुछ साल पहले आशुतोष मंदिर में उठने बैठने लगा, फिर वहां की प्रबंध समिति का अध्यक्ष बन गया और 2012 में उसने मंदिर पर कब्जा कर लिया। 2010 में उसने एक महिला से स्कूल चलाने के लिए कमरे किराए पर लिए, पूरा मकान किराए पर लिया और मकान पर कब्जा कर लिया। और तो और 2004 में उसने लोकसभा चुनाव लड़ा और फर्जी एफिडेविट दिया। खुद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा इस बारे में सुनिए। कि हम तो आप लोगों के कैमरों की जद में थे। जो प्रयागराज का स्थान है उस प्रयागराज में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगा है। आप लोग निकलवाइए मेला अधिकारी के यहाँ से कि कितने रुपए का सीसीटीवी खरीदा गया है और वो कितनी जगह पर लगाया गया है और उसकी फुटेज कहाँ है। तो उन्होंने तो चप्पे चप्पे पर लगा रखा था कि कुछ भी घटना होगी हम उसको वार रूम से देख लेंगे। तो उनके यहाँ तो सब रिकॉर्ड होगा ना। हमारी बस तो हमारे शिविर के अंदर नहीं खड़ी थी, क्योंकि पुलिस ने जो हमारे साथ ज्यादती की उसके बाद से हम शिविर के अंदर प्रविष्ट ही नहीं हुए, बाहर ही खड़े रहे। तो सड़क पर ही हमारी बस भी थी और हम भी थे। तो ऐसी परिस्थिति में वो सब सीसीटीवी की कैद में है। दूसरे दिन रात आप लोगों का कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ था और उसमें कहना कि हम ये सब कर रहे थे, कितनी नीचता की बात है। और ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि गुरुकुल में ये सब हो रहा है। हमारे गुरुकुल में जब वो लड़के कभी प्रविष्ट ही नहीं हुए, पढ़े ही नहीं, उनका हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। वो हरदोई के विद्यालय के छात्र हैं, जैसा कि उनकी मार्कशीट जो मुकदमे में लगाई गई है उससे पता चला है। तो जब वो यहाँ पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है, आए नहीं है, गए नहीं है, यहाँ से कोई उनका लेना देना नहीं है, तो उनके साथ कैसे कोई कुछ कर सकता है। और तीसरी बात यह है कि ये कह करके भ्रम फैलाया जा रहा है कि सीडी है, सीडी है। वो सीडी किस चीज की है, वो उसको क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता है। कहा जाता है कि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा था और बच्चे जो है वो निकल करके गए, हमको आकर के उन्होंने बताया। जैसा कि देखिए कोर्ट में क्या है हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो सार्वजनिक रूप से आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा है उसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बच्चों ने आकर के हमको बताया कि हमारे साथ ये हो रहा है। और फिर सीडी भी लेके आए बच्चे। इसका मतलब बच्चे सीडी बना रहे थे। कौन बना रहा था सीडी? बच्चे बना रहे थे या कोई दूसरा ही बना रहा था? तो ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में पूछा जाएगा और उनको जवाब देना पड़ेगा। कितना अफसोसजनक है कि एक तरफ बीजेपी जगह जगह विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित करवा रही है और दूसरी तरफ उत्तराखंड स्थित ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य के खिलाफ इस तरह का मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है। मुकदमे की कहानी से ही साफ है कि पूरी कहानी मनगढ़ंत है।
माघ मेले का शिविर है, वहां अनुष्ठान हो रहा है। 2 लड़के आते हैं और उनका यौन शोषण हो जाता है। कैसे भाई? वे 2 लड़के कौन हैं ये भी किसी को पता नहीं। कैमरे पर उनके बयान होते हैं लेकिन उनकी पहचान कोई नहीं है। आशुतोष पांडे या आशुतोष ब्रह्मचारी खुद को उन लड़कों का अभिभावक बताता है। इससे समझा जा सकता है कि क्या घालमेल हो रहा है। फिलहाल देश भर में कई जगहों पर शंकराचार्य के समर्थन में धरने प्रदर्शन होने की सूचना है। हालांकि उनके गद्दी स्थल जोशीमठ में फिलहाल शांति है। अब थोड़ी सी बात देहरादून के एक हिस्ट्री सीटर की भी कर लेते हैं। पुलिस ने उसे प्राथमिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल के साथ मारपीट के मामले में गिरफ्तार किया है। देहरादून की पुलिस की ओर से जारी किए गए प्रेस नोट के अनुसार निदेशक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय में सरकारी कार्य में बाधा डालकर मारपीट तथा तोड़फोड़ की घटना में शामिल हिस्ट्री सीटर सहित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसका अर्थ ये है कि ये हिस्ट्री सीटर विधायक के साथ उन लोगों में शामिल था जिन्होंने निदेशक के साथ मारपीट की। जाहिर है विधायक जी का खास आदमी होगा ही। इस बारे में मेरी एक टिप्पणी पर एक व्यक्ति ने पूछा था कि विधायक के साथ गए लोगों को गुंडा कहोगे क्या? तो भाई इन हिस्ट्री सीटरों को संत महात्मा आप कह लें, हम तो इन्हें गुंडा ही कहेंगे। पुलिस ने हिस्ट्री सीटर सहित जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है उनके नाम हैं अरविंद पुंडीर उर्फ कल्ली, पुत्र स्वर्गीय मगन सिंह पुंडीर, निवासी ननूरखेड़ा, थाना रायपुर, देहरादून। लक्ष्मण सिंह नवानी, पुत्र स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद, निवासी शिवलोक कॉलोनी, लाडपुर, थाना रायपुर, देहरादून। राकेश थपलियाल, पुत्र स्वर्गीय श्री आरपी थपलियाल, निवासी तपोवन रोड, लाडपुर, थाना रायपुर, देहरादून। और अक्षय राणा, पुत्र संग्राम सिंह राणा, निवासी सोंधोवाली, थाना रायपुर, देहरादून। हालांकि मुकदमे में विधायक नामजद हैं लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। शिक्षकों और कर्मचारियों ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए एक संयुक्त मोर्चा बनाया है। आज यानी सोमवार को शिक्षा विभाग के कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने काम नहीं किया। हालांकि फिलहाल शिक्षकों और कर्मचारियों ने बोर्ड परीक्षाओं को इससे अलग रखा है। इस बीच रामनगर में बोर्ड के कर्मचारियों ने आज हड़ताल रखी और शिक्षक भी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर अंतिम फैसला करेंगे कि उनमें शामिल होना या नहीं होना है। इस तरह से यह मामला सरकार की गले की फांस बन गया है। यदि शिक्षकों और कर्मचारियों ने बोर्ड परीक्षाओं का बहिष्कार कर लिया तो क्या करेगी सरकार? फिलहाल लीपापोती के प्रयास हो रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान आया है कि उमेश शर्मा काऊ ने माफी मांग ली है, अब मामला आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन माफी किस मंच पर मांगी किसी को नहीं मालूम। इसके अलावा जिस तरह से उमेश काऊ का बयान आया है कि निदेशक अपने ऑफिस में दलालों के साथ सौदेबाजी कर रहे थे, उसने आग में घी का काम किया है। अब उमेश शर्मा काऊ माफी मांग भी लें तो नहीं लगता कि शिक्षक कर्मचारी मान जाएंगे। कुल मिलाकर मामला फिलहाल और तूल पकड़ने वाला है और मामले ने ज्यादा तूल पकड़ा तो मजबूरी में विधायक को गिरफ्तार भी करना पड़ सकता है। थोड़ी सी बात कोटद्वार के दीपक कुमार मतलब मोहम्मद दीपक की भी कर लेते हैं। नफरतियों के मुंह पर फिर से एक जबरदस्त चांटा पड़ा है। आज राहुल गांधी ने दीपक और विजय रावत से दिल्ली में मुलाकात की। राहुल ने खुद सोशल मीडिया पर दीपक और विजय के साथ अपने फोटो शेयर करते हुए लिखा, हर इंसान एक समान, यही है मोहब्बत की दुकान। इस मुलाकात के बाद दीपक ने मीडिया से क्या कहा, सुनिए। मेरे को राहुल जी ने बुलाया था और मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है। जो भी कुछ ये मैटर हुआ है उन्होंने मेरे को समझाया है। मेरी फैमिली से, मेरी वाइफ से उन्होंने बात करी है, मेरे को तसल्ली दी है कि दीपक जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आपने गलत काम नहीं किया है, आपने अच्छा काम किया है। और मैं आपको आपके कोटद्वार आकर आपके जिम की मेंबरशिप लूंगा और आपसे मिलूंगा। उन्होंने मेरे को तसल्ली दी है, दिलासा दिया है कि जो भी कुछ ये मैटर हुआ है
इस मैटर से घबराने की जरूरत नहीं है। कोई आपने गलत काम नहीं किया है और जो भी आपने काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। बस थैंक यू। की मेंबरशिप की बात भी की है, क्या वो विजिट करेंगे आपकी जिम, कोई ऐसी बात? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने मेरे को बोला है कि हम मेंबरशिप लेंगे, आपके जिम में आएंगे, आपके जिम विजिट करेंगे। तो मेरे को ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि राहुल जी अगर मेरे जिम में आएंगे, मेरी मेंबरशिप लेंगे, तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी वाली बात है। क्या उन्होंने ये भी कहा कि वहां आकर वो इस मुद्दे को दोबारा उठाएंगे? नहीं, मेरी ऐसे तो कोई उनसे इस मैटर को लेकर कोई बात नहीं हुई है। बस उन्होंने मेरे को दिलासा दिया है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, कोई आपने गलत काम नहीं किया जिससे कि आपको डरने की जरूरत है। आपको किस तरह की धमकी मिल रही थी? धमकियां जो मिल रही थी वो मेरे को पहले मिल रही थी। खैर अब तो खैर ऐसा नहीं है कुछ कि काफी पहले धमकियां मिली हैं, ऐसा नहीं है कि काफी टाइम से। अब तो माहौल ठीक है, काफी बेटर है। और राहुल गांधी ने क्या बात की, क्या और मैंने बताया है पहले भी, राहुल गांधी जी ने मेरे से यही मेरे हाल चाल पूछा है, मेरी फैमिली को लेकर पूछा है कि तुम्हारी फैमिली ठीक है और घर में सब बढ़िया है। तो मैंने बताया कि हाँ, मेरी फैमिली पहले से बेटर है, काफी अच्छा फील कर रही है। मेरी फैमिली से यानी कि मेरी वाइफ से, मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है। मैडम सोनिया जी से भी मिलवाया। सोनिया जी से भी मिलवाया है, मैडम से मिलवाया है उन्होंने मेरे को जी। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि यह आवाज जरूरी है, अगर आपको लगता है कि जन सरोकारों की बात दबनी नहीं चाहिए, तो आपका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके इस कोशिश को मजबूत बना सकते हैं। अगर संभव हो तो एक छोटी सी आर्थिक मदद देकर इस मंच को टिकाए रखने में आप भागीदार बन सकते हैं। हम किसी राजनीतिक दल, किसी धन्ना सेठ या किसी सरकार के आगे हाथ नहीं फैलाते, इसीलिए हम बेबाकी से बिना डरे सिर्फ जनता की बात कर पाते हैं। आपका सहयोग हमें हौसला देता है सच बोलने का, सवाल पूछने का और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए खड़े रहने का। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आपका भरोसा ही हमारी ताकत है। फिर से आप सभी का आभार। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और सच के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।